सो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में ये सब पार्ट होते हैं। एक होता है टुंड्रा। टुंड्रा में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ काफ़ी बड़ी होती हैं और जो स्मॉल फीचर्स होते हैं जैसे नोज़ और ईयर्स वो छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ठंडा माहौल होता है और हीट को प्रिजर्व करने के लिए कान वान छोटे होने चाहिए। ठीक। ट्रीज़ नहीं होते क्योंकि परमाफ्रॉस्ट होती है, क्योंकि मॉस लाइचन्स वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। फिर फॉरेस्ट में एक होता है टाइगा और बोरियल बायोम। इसको एवरग्रीन कोनिफोरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जो कि पहाड़ों पे पाया जाता है मेनली। प्रोडक्टिविटी लोअर होती है बाकी इकोसिस्टम के मुकाबले। क्यों? क्योंकि थोड़े थोड़े दूर में चेंज होते रहती है। अभी कितनी और ऊपर जाते आते तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो कितनी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है। यहाँ के पेड़ कॉनिफोरस ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप के होते हैं। ठीक है। लीव्स के ऊपर एक वैक्स टाइप का सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो कि जब सॉइल पे गिरता है तो आयरन, एल्युमिनियम, सिलिका से रिएक्ट करके एक सेस्की ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये काफ़ी हाईली सॉल्युबल होता है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो वो ज़मीन के थ्रू लीच हो जाता है, मतलब बारिश के साथ बह जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉडजोलाइजेशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस के कारण जो सॉइल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पॉडजोलिक सॉइल। ठीक। अब डेजर्ट में ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन होता है। ज़ेरोफाइटिक मतलब जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। ठीक। अब आ जाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम ये मोटा मोटी है, देख लेना। ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? एक होता है नेक्टन। नेक्टन क्या होते हैं? पावरफुल स्विमर्स होते हैं, जैसे कि शार्क हो गए, ट्यूना हो गए, जो कि करंट को ओवरकम कर लेते हैं पानी के। ठीक है। बेंथोस क्या होते हैं? जो कि बॉटम में पाए जाते हैं, एकदम ये जो छोटे छोटे हैं एकदम बॉटम में पाए जाते हैं, जैसे फिश हो गया, टर्टल हो गया, स्क्विड्स हो गए। ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स में पहले तो आते हैं डायटम्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, क्रिप्टोमोनेट्स आते हैं, ग्रीन एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे भी आते हैं। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं? वो मोर देन हाफ यानी 50% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है। अब फोटिक जोन क्या होता है? फोटिक जोन होता है सरफेस से लेके वो वाला पॉइंट जहाँ तक सनलाइट पहुँच रही है। ठीक है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, फ्रॉम वाटर सरफेस डाउन टू वेयर द लाइट इज़ 1% ऑफ डेट ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस पे जितनी लाइट है उसके एंड में उसकी 1% बचनी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो फोटिक जोन होता है। उसको यूफोटिक जोन भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे लिमेंटिक जोन भी बोल देते हैं। ठीक है। ठीक है। अब एफोटिक और प्रोफंडल जोन क्या होता है? जो कि फोटिक जोन से लेके बॉटम तक जाता है। ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे लाइट पहुँच नहीं रही है तो कितनी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, तो वहाँ पे लाइफ भी बहुत कम मात्रा में फॉर्म होगी। तो वही बात है। तो विंटर किल क्या होता है? एक लेयर ऑफ आइस जम जाती है वाटर बॉडी के ऊपर, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिससे ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, जिससे फिशेस मर जाती हैं। ठीक। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब पानी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिससे क्या होता है? एक्सेस ग्रोथ हो जाता है एल्गे का, प्लैंक्टन्स का, जिससे वो नहीं होता, हरा हरा एक जम जाता है वाटर बॉडी के ऊपर, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, सनलाइट नहीं पहुंच पाती नीचे तक, तो फिशेस मर जाती हैं। ठीक। अब वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? तो वेटलैंड इकोसिस्टम में मेन कंपोनेंट होता है वाटर। अब वाटर टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो वेटलैंड इतने सारे टाइप के हो सकते हैं। ठीक। वेटलैंड्स बेसिकली ट्रांजिशन जोन होते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में। ट्रांजिशन जोन्स वाले कौन से इकोसिस्टम होते हैं? उनको बोलते हैं इकोटोन। याद कर लो, रिवीजन में काम आएगा। ठीक। अब वेटलैंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो वाटर बॉडी होती है उनकी डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक। अब ये ट्रांजिशन जोन होता है तो एक्सटेंसिव वेजिटेशन होगा, जिसके कारण हाई बायोडाइवर्सिटी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है। फिल्टर मीडियम क्यों होता है ये फिल्टर मीडियम? क्योंकि जब टेरेस्ट्रियल से वाटर फ्लो होकर जा रहा होता है एक्वेटिक की तरफ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं हार्मफुल वाले, वो यहाँ पे ड्रॉप कर देता है, जिससे यहाँ वाले थोड़े बच जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक। एक्ट्स एज बफर जोन, वही सेम बात हो गई। फिर यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का प्रेजेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। अब डिफरेंस क्या है लेक्स में और वेटलैंड्स में? ठीक है। लेक्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। वेटलैंड्स क्या होते हैं? मोस्टली फ्लूवियल होते हैं और लेक्स के रेसिड्यू होते हैं, मतलब छोटे होते हैं उनसे। वाटर टर्नओवर इसमें परमानेंट होता है। इसमें परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक। वाटर लेवल चेंज, मतलब काफ़ी कम चेंज होता है वाटर लेवल में, इसमें ज़्यादा चेंज होता है वाटर लेवल में।
सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर टेम्प्ररी है, सोच लेते हैं मतलब वाटर लेवल कम ज़्यादा क्यों होता है, तो टेम्प्ररी है तो गर्मी में सूख जाएगा, फिर मानसून में बढ़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा होगा। जबकि लेक में क्या होता है, वाटर सोर्स उसमें बना रहता है, तो काफ़ी कम मात्रा में ऊपर नीचे होता है। ठीक, वाटर लेवल में चेंज। फिर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, यस और नो। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन मुझे पता नहीं है, सर्च कर लेना एक बार। वर्टिकल मिक्सिंग थर्मली रेगुलेटेड होती है और विंड रेगुलेटेड होती है। ये भी साफ सीधी सी बात है। थर्मली रेगुलेटेड मतलब टेम्परेचर के कारण वाटर मिक्स ऊपर नीचे मिक्स हो जाते हैं। ठीक, और विंड रेगुलेटेड मतलब जो विंड से वाटर इधर उधर लेके आ गया, यहाँ से मिक्स हो गया। डोमिनेंट प्रोड्यूसर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। लेक्स में डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और वेटलैंड्स में डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं मैक्रोफाइट्स। मैक्रोफाइट्स क्या होते हैं, एक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे फर्न्स हो गया, मॉस हो गया, वो यहाँ के डोमिनेंट प्रोड्यूसर होते हैं। फूड चेन ग्रेजिंग होता है, इसमें डेट्रिटियस होता है। डेट्रिटस क्या हो गया, वही वाला जो अर्थवम वर्थम वाले थे। ठीक, प्रोडक्टिविटी लो होती है लेक्स की, इसकी हाई होती है, अभी पढ़े थे। ट्रॉपिकल स्टेटस मोस्टली यूट्रोफिक होता है, जिसके कारण मैक्रोफाइट्स जस्टिफाई हो रहा है। ठीक, फंक्शन फ्लड कंट्रोल लेसिंग में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स कौन कौन से होते हैं, एक मरीन होता है जो कि कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, एक एस्यूट्रीन होता है जो कि एस्यूट्रीज होती है ना, जो ये रिवर आ रही होती हैं, यहाँ समंदर होता है, मिल रहा होता है, तो यहाँ पे वेटलैंड फॉर्म हो जाता है, वो एस्यूट्रीन हो जाते हैं, जैसे मैंग्रोव्स हो गया, टाइडल मार्शेस हो गए। ठीक है, फिर लेकेस्ट्रीन क्या होता है, जो कि वेटलैंड्स लेक्स के कारण फॉर्म होता है। ठीक, रिवराइन तो नाम से पता चल रहा है। फिर पॉलिस्ट्राइन क्या होता है, ये मार्शी होते हैं, मतलब स्वैम्प्स वाले दलदली वेटलैंड्स होते हैं। फिर ह्यूमन मेड वेटलैंड्स तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड्स के ऊपर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। इसको अडॉप्ट किया था 1971 में, लेकिन सबसे पहले एक मार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी 1962 में, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी थी वेटलैंड्स के लिए। उसके बाद मार्क कन्वेंशन के बाद क्या हुआ, मार्क कॉन्फ्रेंस के बाद जो कि 1962 में हुई थी, उसके बाद एक टेक्स्ट बनाया गया रामसर कन्वेंशन के लिए, नेगोशिएट करके सारी चीज़ें नेगोशिएट करके एक टेक्स्ट बनाया गया 63 से 70 के बीच में। फिर फाइनली 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है। कहाँ पे, रामसर ईरान में। यहाँ पे 18 नेशंस ने अग्री किया था ज्वाइन करने का, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला नेशन था जिसने ज्वाइन किया था। और सबसे पहली जो रामसर साइट है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि है कोबर्ग पेनिनसुला। ठीक, इंडिया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। 1981 में ज्वाइन करी थी इंडिया ने, 81 में ज्वाइन करते, हाँ 1981 या 82 में ज्वाइन करा था इंडिया ने। और जब ज्वाइन किया था तो चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को रामसर साइट्स डिक्लेयर करी गई थी। पहले ये दो थे, चिल्का और केवलादेव। ठीक है, अब थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। अडॉप्टेड कब किया गया था, 2 फरवरी 1971 को रामसर में, ईरान में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, वही 2 फरवरी को 1997 को। ठीक, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 1 फरवरी को 1982 को। 1 फरवरी को क्यों किया था, ऑब्वियस सी बात है, 2 फरवरी को कन्वेंशन होने वाला होगा, 1 तारीख को बोला हम भी करेंगे। फिर रामसर कन्वेंशन को मॉडिफाई किया गया था पेरिस प्रोटोकॉल 1982 से और रेजिना अमेंडमेंट 1987 से। तो पेरिस प्रोटोकॉल और रेजिना अमेंडमेंट रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। ठीक, इसमें एक और कन्वेंशन है या अमेंडमेंट बोल लो। फिर एक होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड 1990। इसमें क्या बोलते हैं, जो कि रामसर साइट्स आइडेंटिफाई करी जिसको अर्जेंट नीड है अटेंशन की। ठीक है, इसमें इंडिया में दो आइडेंटिफाई किए गए, केवलादेव और लोकतक। पहले इसमें चिल्का भी था, लेकिन चिल्का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व हो गया तो उसको रिमूव कर दिया गया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से। ठीक, अब रामसर कन्वेंशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर्स जो हैं वो 6 हैं। पहला हो गया बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक हो गया IUCN, एक हो गया वेटलैंड्स इंटरनेशनल, एक हो गया WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक हो गया इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक हो गया वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। ये 6 हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम खत्म। अब थोड़ा मैंग्रोव्स एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। मैंग्रोव्स क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में। मैंग्रोव्स के रूट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं न्यूमेटोफोर्स, एक होता है स्टिल एंड प्रॉप। ठीक, न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, जिसमें रूट्स नीचे से बाहर आ रहे होते हैं, और स्टिल एंड प्रॉप्स क्या होता है, जो कि ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं ऐसे। ठीक, ये जो होते हैं स्टिल एंड प्रॉप्स को, इन्हें एडवेंटिटियस रूट्स भी कहा जाता है। ठीक, अब रूट्स क्या होते हैं, एरियल ब्रीदिंग होते हैं, इसलिए उन्हें न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, रूट ये जो होते हैं विवी पोरस होते हैं, यानी कि मैंग्रोव्स जो होते हैं विवी पोरस होते हैं, यानी सीड जो ट्रीज के ऊपर ही जर्मिनेट करता है, ट्री सीड। फिर ठीक है, फिर जर्मिनेट होने के बाद एक छोटा सा मैंग्रोव फॉर्म होता है। ठीक,
उस मैंग्रोव को क्या कहा जाता है? प्रोपाग्यूल। ठीक, ये जो रूट्स होते हैं इन्हें बटरेस भी कहा जाता है। बटरेस कहा नहीं जाता, एक बटरेस सिस्टम होता है रूट्स का। ठीक, वो क्या होता है? एक लार्ज वाइड, मतलब वाइड, क्या होते हैं उसको, वाइड स्प्रेड, यस, वाइड स्प्रेड सपोर्ट रूट सिस्टम होता है जो कि बेस बनाता है, जो कि इनको सपोर्ट करता है। यानी कि यहाँ पे सारे रूट्स ऐसे ऐसे फैल जाएंगे जिसके कारण ट्री सपोर्ट होगी, इसे कहते हैं बटरेस। तो यहाँ पे हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम खत्म। अब आगे का पढ़ते हैं।